सुबह जागा तो खिड़की के सफेद पर्दों में से दिन की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और अभी गुस्ल के बाद कपड़े ही बदल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। बाहर मेजर कृष्ण खड़ा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरी जान में जान आई। वो कमरे में आ गया। बोला, डॉक्टर हम आज दोपहर के बाद कुल्लू जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? 1 हफ्ते का ट्रिप है, खूब सैर करेंगे, तुम्हें कुल्लू के सुर्ख सेब खिलाएंगे। रोजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही है। मैं उनके साथ भला कैसे जा सकता था। मैंने माजरत करते हुए कहा कि मुझे वापस पठानकोट जाना है, जहां मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ मेजर, अगर कभी पठानकोट आओ तो मेरे यहाँ ठहरना, मुझे खुशी होगी। मेजर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, नो नो, भगवान मुझे पठानकोट ना ले जाए। डॉक्टर, मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता। हाँ, तुम जालिंधर आना हो तो छावनी मेरे पास जरूर आना। फिर उसने मुझे अपना मुलाकाती कार्ड दिया, जिस पर जालिंधर छावनी में उसके घर का पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड रख लिया। उसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा कि मुझे डलहौजी में कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है, अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, आप मेरा इंतजार न कीजिएगा। मेजर ने कहका लगाते हुए कहा, वो तो हम जरूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा कि क्या उसका शनाख्ती कार्ड मिल गया? वो बोला, नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने अपने यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, कोई बात नहीं, नया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है। मैंने कहा, जुर्माना भी तो पड़ जाएगा मेजर। वो बोला, ओ फॉरगेट इट, चले डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। मैंने कहा, आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। उसके जाते ही मैंने खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफकेस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर कृष्ण तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने दूर ही से पुकार कर कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, रोजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसकी ईसाई दोस्त रोजी बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। मैं डॉक्टर नहीं था, मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे जाहिर भी यही करना था। मैंने रोजी की नब्ज देखी। नब्ज ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भली चंगी थी, बस 10 मिनट हुए कि कै आना शुरू हो गई है। मैंने रोजी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने नक्काहत से कहा कि जी मतला रहा है। मैंने कहा, सॉरी मेरे पास दवाएं नहीं है, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकिफ है, मैं उसको भिजवाए देता हूँ। मेजर ने कहा, डॉक्टर कोई नुस्खा लिख दो, मैं अभी बाजार से ले आता हूँ। मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेजर मैं बाजार की दवाई देना पसंद नहीं करूंगा, जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊंगा वो खुद ही ट्रीटमेंट कर देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, मामला सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं इसे वापस भिजवा देता हूँ। मैंने कहा, घबराने की बात नहीं है, मैदा खराब हो गया है। ओके, मैं जाकर डॉक्टर को फौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपना हिसाब भी साफ नहीं किया। उसमें खतरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता था कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफी रश होता है, मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में छप्पर के नीचे खड़ी थी, जिसमें से कुछ सवारियां मुंह सर लपेटे बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आधे घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निस्फ घंटा चाय की एक दुकान में गुजार दिया। बस ने चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना हो गई। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही, मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ की ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अंबाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा लिया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए तो मैं डिब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही से बैठी हुई थी। उनमें 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफर करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अंबाला जा रहा हूँ। उसने पूछा, वहाँ क्या काम करते हैं? आप तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं जालिंधर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था, अब अंबाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जालिंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अंबाला पहुंची तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अंबाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अंबाला छावनी भारत में जबरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और CID के दूसरे आदमी जरूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन में ही बैठा रहूं और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊं और दूसरे दिन अंबाला लौट आऊं। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर आया कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी भी वक्त अपना इरादा बदल कर अपने यूनिट के ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुंच सकता है।
अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रीफकेस थामे मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था। मैं उस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला और रेलवे का एक वर्दी पोस्ट टिकट चेकर अंदर आ गया और बोला, श्रीमान जी, गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। उसकी आवाज पर मैं हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? उफ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चेकर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिलेगी। कहाँ जा रहे थे आप? मैंने कहा, दिल्ली जा रहा था। मैं फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अंबाला तक का फर्स्ट क्लास टिकट मौजूद है और दिल्ली जाने के लिए मैंने अंबाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए ना तजुर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो उसे यही कहूंगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था उस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेकर बाथरूम में गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे ऑफिस में आ जाएं। हमने वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखी है। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। टिकट चेकर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा, यहाँ से निकल चलो, बाकी रात स्टेशन के आसपास किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो और वक्त गुजारने आए हो। चुनाचे में वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने थी कि अगर वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अंबाले तक का टिकट जरूर देखेगा। मगर खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से बाहर निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थी जहां आधी रात के बाद भी रोशनियां हो रही थी। इनमें होटल भी थे और एक होटल के बाहर उषा होटल का नियॉन साइन लगा हुआ था। होटल के काउंटर पर एक हिंदू तिलक लगाए केम्बल लपेटे कुर्सी पर उकड़ू बैठा हुआ था। शायद वो ट्रेन के बचे कुछ मुसाफिरों के इंतजार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि उसके पास कोई आदमी नहीं है। मैंने उसे अपना नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखवाया और कहा कि मैं अमृतसर में खद्दर का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अंबाला आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह उसके घर जाऊंगा। इतनी रात गए उसे बेआराम नहीं करना चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से जरूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से जाहिर हुआ कि उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा हुआ था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया था। भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली। गुसल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताजा पानी से गुसल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की जरूरत महसूस ना हो। फिर मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफी रौनक थी। धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अंबाला कैंट जाने को कहा। वहां मैं एक खास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और जहां मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थीं जहां फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियां और सिली सिलाई वर्दियां शोकेसों में नजर आ रही थी। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रैंक की वर्दी चाहिए? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलर से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। लड़का बोला, महाराज हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी ऑफिसर ने शिकायत नहीं की। आप इधर तशरीफ लाएं। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर उस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चिस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरहला उस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीरें चिस्पा करना था। अंबाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि जहां मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। जहां मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। उतनी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ता और गोशाए चश्म से बाहर बाजार में देखता रहा जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले न कर दी। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गूंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे उस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थी, मगर वो वहां नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ब्रीफकेस सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिए। उसकी जगह अपनी तस्वीर गूंद से अच्छी तरह चिपकाई।
शीशी ब्रीफकेस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मैं भारतीय फौज के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल कृष्ण था, जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके थे, मगर वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब उसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में जबरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय अफवाज और हुकूमत गहरी तशवीश की नजर से सूरत हाल का जायजा ले रही है। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दाखिल हो गया। डिब्बे में एक हिंदू फैमिली बैठी हुई थी। मोटी औरत और उसका काला भुजंगा उधेड़ उम्र का शौहर और एक बच्ची थे। मुझे देखकर लाला जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने जवाब दिया और कोने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्लेटफॉर्म पर रिसाले, अखबार, किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने उससे अंग्रेजी का एक रिसाला खरीदा और उसे खोलकर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफॉर्म का भी जायजा ले रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाको चौबंद खड़े थे और हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक खतरा भयानक मुंह खोले मेरा मुंतजिर था और वो खतरा स्मगलर करोंडिया का था। अगर इत्तेफाक से वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हुआ तो मुझे पहचान लेगा और अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अगर मुझे पुलिस के हवाले न करे तब भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता था। ट्रेन शोर मचाती, छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती अमृतसर की तरफ भागी चली जा रही थी। लाला जी मेरी बड़ी खिदमत कर रहे थे। कभी मिठाई पेश करते और कभी चाय। जंग का खौफ उन पर सवार था। बार बार मालूम करते कि कहीं पाकिस्तान हमला तो नहीं कर देगा। अमृतसर का स्टेशन आया तो उनसे जान छूटी। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। मैं उस भीड़ में फर्स्ट क्लास की इंतजार गाह में आकर बैठ गया और रिसाला खोलकर बज़ाहिर उसके मुताले में महव हो गया। उस वक्त पशेमानी के एक शदीद एहसास ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान से यहाँ आकर और एक हिंदू मेजर का रूप धार कर सख्त गलती की है। मैंने अपने आप को भयानक खतरों में डाल लिया है। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता है और फिर भारतीय जेलों की अजियत का एक तवील और जानलेवा सिलसिला शुरू होगा। मैं मर भी नहीं सकूंगा और जिंदा लोगों में भी शुमार नहीं हो सकूंगा। एकदम से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल ने कहा फौरन यहाँ से भाग चलो, किसी होटल में जाकर वर्दी उतार फेंको और आम से कपड़े पहनो। करोंडिया स्मगलर के पास जाकर माफी मांगो, कोई मन घड़त कहानी उसे सुनाओ, बाकी बचे हुए रुपए उसके हवाले कर दो और उसकी मदद से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्यारे वतन पहुंचकर इत्मीनान की जिंदगी बसर करो। ये इतना ताकतवर एहसास था कि मैं रिसाला एक तरफ रख कर उठ खड़ा हुआ। सीधा बाथरूम में गया। आईने में अपना अक्स देखा। मैं भारतीय फौज का मेजर था। अचानक ख्याल की एक और मौज उठी जो पहली मौत से ज्यादा ताकतवर थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ से भागना ही था तो यहाँ आया क्यों? इतनी मंसूबाबंदी किस लिए की थी? इतने मसाइब क्यों उठाए थे? इतने खतरे क्यों मोल लिए? मैंने अपने जमीर से जो वादे किए थे, क्या यहाँ से भागने के बाद पाकिस्तान में वो मुझे इत्मीनान से जिंदा रहने देंगे? नहीं। मैं जिस मुकद्दस मिशन को लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसी में मेरे किरदार की अजमत पोशीदा है। इसी में मेरी सुरखरुई है। मैं अपने लाखों हम वतन लोगों को एक जदीद तरीन और खतरनाक तरीन तोप की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे महज अपनी जान के लिए लाखों हम वतनों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये कौमी वकार और कौमी जज्बे के मुनाफी है और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पांव पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक नया अज़्म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के 2 चाको चौबंद जवान खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी यूनिट कौन सी है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने आप को हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सामने एक अजीम मकसद था, लेकिन इस पुरखतर मिशन में मुझे अपनी हुकूमत या फौज की जरा सी भी मदद हासिल नहीं थी और मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही इतनी बड़ी मुहिम पर निकल आया था। मैंने एक फौजी अफसर की शान के साथ चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखा, हाथ के इशारे से उनके सैल्यूट का जवाब दिया और उनके करीब पहुंच गया। मैं 13वीं राजपूत आर्टिलरी रेजिमेंट का मेजर केवल कृष्ण हूँ। ये कहकर मैंने एक शान बेनियाजी से बटवा निकाला और मिलिट्री का शनाख्ती कार्ड निकालकर एक के हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए। मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने उन्हें आवाज दी, जवान इधर आओ। वो पलट कर मेरे पास आए। मैंने अखबार एक तरफ
तरफ रखते हुए कहा, मैं पहली बार जालिंधर छावनी से ट्रांसफर होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ, क्या तुम भी पठानकोट जा रहे हो? वो बोले, सर मैंने 4 महीने उधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे जीओसी थे, मुझे जांगली कहा करते थे। सर बड़ी नंबर 1 छावनी है। एक सिपाही बोला, सर चाय लाऊं आपके लिए? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वहां मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जांगली कहता था, गोया अक्खड़ तबीयत का रांगड़ होगा। मेरे लिए इतनी ही मालूमात बहुत थी। एक कुली अंदर आया तो मैंने उससे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी, अभी आधा घंटा बाकी है। ये निस्फ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाजा खुला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं उठा, बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लगेज कहाँ है? मैंने कहा, मेरा लगेज पहले ही पहुंच गया है, तुम फिक्र न करो। उसने कहा, यस सर। वो मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जानिब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ उसका दूसरा फौजी साथी एक डिब्बे के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डिब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डिब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरे मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कंपार्टमेंट खाली करवा दिया गया है। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और डिब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटवा निकाल कर खोला, 100 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सैल्यूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहां से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल संवारे, गहरी सब्ज रंग की गर्म टाई की नॉट दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमाकर धुंधले आईने में चेहरा देखता फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दी और गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे को खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जानिब वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। उस वक्त तक दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन भी साथ थी। आगे जाकर ट्रेन मेन लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। ये वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक पैदल सफर किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतजार के बाद पठानकोट का स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा। उसने जवाब दिया, ओके सर। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा। उसने जवाब दिया, ओके सर। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी।